हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट का यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ, कास्टिंग। ठीक है, तो कास्टिंग के हमने 2 लेक्चर देख चुके थे। अब तीसरे लेक्चर में आते हैं। तो तीसरे लेक्चर में भी बहुत सारा एडिटिव, सिलिका, ग्रेन्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या टॉपिक कवर होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर 3 सेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने ये वाला स्लाइड पढ़ लिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। क्या क्या तत्व होते हैं मोल्डिंग सैंड्स में। ठीक है, तो सिलिका सैंड होता है, बाइंडर्स होता है, मॉइस्चर्स कंटेंट्स होते हैं और बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं। तो एडिटिव्स के द्वारा बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को हम इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप्स इसके बारे में समझते हैं। सिलिका सैंड, ठीक, तो सिलिका सैंड एक प्रकार का सैंड होता है, ठीक, जो ग्रेन्युलर क्वार्ट्ज के फॉर्म में होता है। और इसमें इसकी रिफ्रैक्टरीनेस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी रिफ्रैक्टरीनेस अच्छी होती है, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, इसकी परमिबिलिटी मीन्स गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी भी इसकी लेस होती है, मीन्स अच्छी होती है ना। और सिलिका के साथ स्मॉल अमाउंट में आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, लाइमस्टोन, मैग्नीशिया, सोडा, ठीक, पोटास, ये सब आप प्रेजेंट होते हैं। और ये सब इम्प्योरिटीज़ है। ये सब जितने भी कंटेंट बताया हूँ ये आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, लाइमस्टोन, मैग्नीशिया, सोडा, पोटास आर प्रेजेंट्स एज इम्प्योरिटीज़। ये अशुद्धियाँ के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब सिलिका सैंड्स जो हैं वो उसके साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी मीडियम एंड इट कैन बी लार्ज सिलिका सैंड ग्रेन्स। ठीक है, उसके शेप भी डिफरेंट हो सकते हैं। शेप हो सकते हैं एंगुलर और सब एंगुलर, राउंडेड। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब होता है बाइंडर। बाइंडर कुछ नहीं है, जब आप मोल्डिंग मटेरियल जब आप रेडी करते हो, मोल्डिंग सैंड रेडी करते हो, तो आपस में अच्छे से बंधे होने चाहिए, प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम बाइंडर का उपयोग करते हैं। और ये बाइंडर आपका, ठीक है, ये बाइंडर आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि केमिकल कंटेंट्स रहते हैं। तो सोडियम सिलिकेट, पोर्टलैंड सीमेंट्स होते हैं बट कम यूज़ होते हैं। ठीक है, और फाउंड्री शॉप में क्ले जो है, क्ले भी बाइंडर की तरह काम करता है। और क्ले किस फॉर्म में हो सकता है? कैलोनाइट के फॉर्म में हो सकता है, बॉल क्ले हो सकता है, फायर क्ले हो सकता है, लिमोनाइट हो सकता है, फुलर्स अर्थ और बेंटोनाइट हो सकता है। तो हम बेंटोनाइट बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, क्ले के फॉर्म में हम जो बेंटोनाइट बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक बाइंडर्स भी यूज होता है। तो ऑर्गेनिक बाइंडर डेक्सट्रीन, मोलासेस, सिरल बाइंडर्स, लिंसेड ऑयल, रेजिन्स लाइक फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आदि। ठीक है, एक्चुअल में सबका काम बांधने का है। बाइंडर्स का काम क्या है कि मोल्डिंग्स मटेरियल को अच्छे से मिक्स करके आपस में बांध के रखे। ठीक है, और ऑर्गेनिक बाइंडर और इनऑर्गेनिक बाइंडर बता दिया। ऑर्गेनिक बाइंडर जो है मोस्टली कोर बनाने में यूज होता है। ठीक है, मोस्टली कोर बनाने में यूज होता है। कोर मैं आपको बताया ही हूँ, जब कभी भी आपको हॉलो प्रोडक्ट बनाना है तो आपका मॉल्टन मेटल जिस मेटल का है उसी शेप का एक हम बॉडी हम उस कैविटी में डाल देते हैं जहाँ पे आप मॉल्टन मेटल डालने वाले हो। तो मॉल्टन मेटल जैसे ही उस पर पोर होगा तो वो कैविटी में फिल होगा, सिवाय वो जो आपका कोर है ना, जो मॉल्टन मेटल के से पे सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर तो फिल नहीं होगा क्योंकि वो तो कैविटी नहीं रहेगा। और उसको हम बाद में ठोक पीट के निकाल लेंगे। तो जब ठोक पीट के निकालेंगे तो वहाँ पे एक हॉलो प्रोडक्ट बन जाएगा, कैविटी और क्रिएट हो जाता है बनने के बाद। ठीक है, एक हॉलो प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसे ही हम बोलते हैं कोर मेकिंग का पर्पस है हॉलो प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, और बेंटोनाइट बहुत यूज होता है। और क्ले को आप सिंपल यूज नहीं कर सकते। क्ले में आपके कुछ अमाउंट में वाटर मीन्स मॉइस्चर्स कंटेंट होने चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो इसीलिए आप सब चीज़ कंडीशंस को देखते हुए आपको मोल्डिंग मटेरियल में बाइंडर जो है वो ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम इस स्लाइड में मॉइस्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मॉइस्चर तो पता होगा वाटर से ही फॉर्म होता है। और जनरली मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो 2 से 8% के बीच पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम मोल्डिंग मटेरियल में हम मोल्डिंग सैंड डाल रहे हैं। ठीक है, तो मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स में हम मोल्डिंग सैंड डालते हैं, क्ले डालते हैं, मिक्सचर दोनों का मिक्सचर है। और सिलिका सैंड है, सैंड जो है, सैंड का टाइप जो है सिलिका सैंड है। और हम मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तीनों का हम मिक्सिंग करेंगे
तो इनिशियली क्या होता है कि ये वाटर जो तीनों मिक्स होके बाइंडिंग एजेंट का काम कर देते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाता है सैंड में स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्ले और वाटर का जो इफेक्ट है, मिक्सचर का इफेक्ट है, ठीक है, वो परमिबिलिटी को कम करता है, क्योंकि परमिबिलिटी को कम करता है क्ले और मॉइस्चर कंटेंट के बढ़ने के साथ, ठीक है। परमिबिलिटी मीन्स गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, गैस इवॉल्विंग, कितना गैस उसमें इवॉल्व हो रहा है वो परमिबिलिटी कहलाती है। तो जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए बेहतर है। तो हम क्ले कंटेंट और वाटर कंटेंट को बढ़ाते जाते हैं तो ये परमिबिलिटी कम होते जाती है, ठीक है। और होता क्या है कि ग्रीन स्ट्रेंथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका मोल्डिंग मटेरियल जो है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मोल्डिंग मटेरियल जो है स्टार्टिंग में इसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे आपको ये लाइन है, स्टार्टिंग में जो ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये स्टार्टिंग में ज़्यादा रहती है, बट कुछ टाइम बाद ये डिक्रीज होना चालू हो जाती है, ठीक है। और कुछ एडिटिव्स भी डालते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी सही चाहिए, अगर सैंड में तो हम कुछ एडिटिव्स भी डाल देते हैं, तो ये होता है मॉइस्चर का काम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या होता है कि आप मोल्डिंग मटेरियल में सैंड है, सिलिका सैंड यूज़ कर लिए, क्ले यूज़ कर लिए, क्ले के फॉर्म में बेंटोनाइट वगैरह भी यूज़ हो सकता है बाइंडर के फॉर्म में, और आप वाटर यूज़ कर लिए मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए, तभी तो सब आपस में बंधेंगे। अब एडिटिव्स भी डालना, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ानी है, तो प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने के लिए हम एडिटिव्स डालते हैं। वो एडिटिव्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है, और ड्राई स्ट्रेंथ को, ये मोल्ड की ड्राई स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। अब एक होता है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर होता है स्टार्च फैमिली होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक, ये इंक्रीज करता है मोल्डिंग सैंड की कोलैप्सिबिलिटी को और कोर सैंड की कोलैप्सिबिलिटी को, ठीक है। कोलैप्स होने की एबिलिटी मैं बता चुका हूँ, कोलैप्सिबिलिटी भी क्या होती है, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है कोलैप्सिबिलिटी को, ठीक। तो डेक्स्ट्रिन आपको समझ आ गया, कॉर्नफ्लोर समझ आ गया। और अब होता है कोल डस्ट, ठीक, कोल डस्ट भी हम डालते हैं। अब कोल डस्ट क्या होता है, कोल डस्ट हम जैसे ही डालते हैं, कोल डस्ट मीन्स कोयले का डस्ट रहता है, बुरादा रहता है, ठीक है। तो जब हम मॉल्टेन मेटल को पोर करते हैं, आप 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है, वेट। अब क्या होता है, ये आपका फ्लास्क है, मोल्डिंग फ्लास्क है, यहाँ पे आप मोल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, कैविटी फॉर्म हो गया है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हो, दिख रहा होगा मोल्टेन मेटल को पोरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि मोल्टेन मेटल पोरिंग होता है तो सभी प्रॉपर सभी एरिया में जाना चाहिए, उसके बाद वो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन मोल्टेन मेटल की प्रॉपर्टी कि वो ऑक्सीडेशन भी उसमें जल्दी होता है, तो ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ पोरिंग मेटल, हम कोल डस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग करते हैं कोल डस्ट में, जैसे हम सपोज मोल्टेन मेटल में हम ग्रे आयरन, ग्रे कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन का हम उपयोग कर रहे हैं। ये कास्ट आयरन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम ग्रे कास्ट आयरन या मेलेबल कास्ट आयरन का हम पार्ट्स बनाना चाह रहे हैं, तो हमको कोल डस्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोल डस्ट को, और क्या होता है, जब यहाँ पे कोल डस्ट डाले हो तो जैसे ही आप मोल्टेन मेटल को डालोगे तो ये जलेगा, और ये गैस छोड़ेगा, मतलब गैस निकलेगा यहाँ से, ठीक है। वो गैस निकलेगा तो क्या होता है कि वो सरफेस फिनिश क्रिएट करता है, थोड़ा प्रेशर रहता है तो सरफेस फिनिश क्रिएट करता है। तो आपका जो कोल डस्ट है सरफेस फिनिश भी क्रिएट करता है, अच्छा है, ठीक है। तो ये होता है आपका एडिटिव्स का काम, ठीक, कोल डस्ट का। अब नेक्स्ट है सी कोल। आपका तो सी कोल क्या होता है, कोल का टाइप है, और ये क्या होता है कि मोल्ड मटेरियल में हम इसको ऐड करते हैं। जब मोल्ड मटेरियल में हम, ये भी क्रशिंग के फॉर्म में होता है, तो मोल्ड मटेरियल में जब हम इसको ऐड करते हैं तो आपका जो सैंड ग्रेन्स है, सैंड के जो पार्टिकल्स है, जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करें तो ये मूव ना हो, अदरवाइज आपको जो कैविटी में जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए, रिक्वायर्ड शेप मिलनी चाहिए, जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, वो शेप नहीं मिलेगा। तो सैंड ग्रेन्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रॉपर लोकेशन में फिक्स करने के लिए आप सी कोल का यूज़ करते हो, ठीक है। अब एक होता है पिच एक सॉफ्ट कोल के फॉर्म में यूज होता है, 0.022% रहता है।
अब वुड फ्लोर की जो परसेंटेज है 0.05% टू 2% होता है, ठीक है। तो वुड फ्लोर का यूज़ जो है, हम कोई भी डिफेक्ट्स हो, हम डिफेक्ट्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो जब कभी भी कोई भी डिफेक्ट्स आ जाता है, क्रैक आ जाता है, तो उससे हम उसी जगह पे रोकने के लिए, वहीं पे स्टॉप करने के लिए, टू अवॉइड एक्सपांसन दिस डिफेक्ट्स वी हैव टू यूज दिस वुड फ्लोर, ठीक है। हमें वुड फ्लोर का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। और सिलिका फ्लोर भी होता है। एक सिलिका का फ्लोर मीन्स एक चूर्ण के फॉर्म में होता है, ठीक है, इसलिए फ्लोर बोला गया है इसे। अब इसमें हम 3% तक इसे मिलाते हैं। अब सिलिका में 3% तक मिलाते हैं तो क्या होगा, इसकी हॉट स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मॉड और कोर के सरफेस की फिनिश अच्छी हो जाएगी, ठीक। और ये मेटल पेनिट्रेशन को मीन्स आप जब कभी भी पोरिंग करते हो तो होता क्या है कि आप ऊपर से डाल रहे हो तो काफ़ी हाई वेलोसिटी से वो उस कैविटी में जाता है, तो वो पेनिट्रेट ना कर रहे मॉल्ड कैविटी को। कैविटी जो फॉर्म हुआ है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, जो कैविटी फॉर्म हुआ है उसको पेनिट्रेट ना करे, इसलिए हमें सिलिका फ्लोर का उपयोग करते हैं। तो सिलिका फ्लोर को 3% तक हम मिलाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, सरफेस फिनिश को बढ़ा देगा, और जो पेनिट्रेशन करने वाला है जो आपका मोल्टेन मेटल उसको भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये होता है सिलिका फ्लोर का काम। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं सैंड टेस्टिंग। सैंड जो आप यूज़ कर रहे हो मोल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, मोल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, वो सैंड भी अपने आप में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और सैंड कितना मिलाना है, क्ले कितना मिलाना है, मॉइस्चर कितना मिलाना है, एडिटिव्स कितना मिलाना है, सैंड के अलावा बोल सकते हैं हम, तो वो सैंड कितना मिल रहा है उसके हिसाब से प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको मिलाना है। 2%, 3%, जितना भी बताया था मैं, जैसे 2 से 8% आपका मॉइस्चर बताया था, तो ऐसे सभी को आप एडिटिव्स को भी बताया था 0.0% टू 0.2%, है ना, ऐसा सब बताया था मैं। तो सभी प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाना है। तो सैंड की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सैंड ही हम यूज़ कर रहे हैं, और सैंड ही आपका जो है प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ देगा, जैसे कोलैप्सिबिलिटी देगा, परमिबिलिटी देगा, कोलैप्सिबिलिटी देगा, फ्लोएबिलिटी देगा। तो इसके कारण जब आप मोल्टेन मेटल को पोर करोगे उस कैविटी में, तो वो कैविटी जो है एक मोल्टेन मेटल पोर करने के बाद उस पर फाइनली प्रोडक्ट आपका बनेगा, तो वो सब सरफेस फिनिश क्रिएट करता है सैंड, ठीक है। तो सैंड मिक्सचर के हिसाब से आप जितना मात्रा में सरफेस फिनिश चाह रहे हैं उतना आपको सरफेस फिनिश मिलेगा, क्योंकि बाहर तो वही है। उस कैविटी, जो कैविटी में आप पोर कर रहे हो, उस कैविटी के बाहर क्या है, एक कैविटी है, कैविटी में आप मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हो, और उस कैविटी के बाहर क्या है, उस कैविटी के बाहर आपका सैंड है, ठीक है, और एडिटिव्स है, क्ले है, मॉइस्चर्स है। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो बाहर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सैंड की प्रॉपर टेस्टिंग होनी जरूरी है। अब सैंड की टेस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। जैसे मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, सैंड मोल्डिंग सैंड में ये मॉइस्चर भी रहता है, क्ले कंटेंट कितना है, ग्रेन फिटनेस कितना है, परमिबिलिटी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, रिफ्रैक्टिवनेस कितना है, मोल्ड का हार्डनेस कितना है। अगर ये पूरा सातों चीज़ एकदम परफेक्ट होगा तो आप जब मोल्टेन मेटल को पोर करोगे तो उसके बाहर की भी जो मोल्डिंग मटेरियल है वो भी परफेक्ट रहेगी। तो जब वो परफेक्ट होगी तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इन्वायरमेंट सही रहेगा तभी तो आप जो प्रोडक्ट है सही मिलेगा। मीन्स घर में अगर आपका इन्वायरमेंट सही है तभी तो आप सही पढ़ते हो, है ना। वही चीज़ तो यहाँ पे भी है, ये एक इन्वायरमेंट है, ये मोल्डिंग मटेरियल जो सही सरफेस फिनिश, स्ट्रेंथ वगैरह जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सब प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सैंड टेस्टिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। अब आता है आपका सैंड कंडीशनिंग, सैंड की अवस्था, ठीक है। मोल्डिंग मटेरियल जब आप बनाते हो, ठीक, तो मोल्डिंग मटेरियल में आपका एक सिलिका सैंड, सैंड के टाइप्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो डलेगा, ठीक है। क्ले डलता है, वाटर डलता है, ठीक है, और आपका एडिटिव्स डलता है। तो ये सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहने चाहिए और अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अच्छे से मिक्स होगा तभी आपकी मोल्डिंग मटेरियल की जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ देखे हैं अभी तक वो आपको प्राप्त होगी। अदरवाइज आपका मोल्डिंग मटेरियल सही प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी, कैविटी तो बने रहेगा, जैसे ही मोल्टेन मेटल को पोर करोगे सब ब्रेक हो जाएगा, सैंड उस पर प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, और आपका जो कैविटी में जब मोल्टेन मेटल पोर होने के बाद जैसा शेप मिलना चाहिए था वैसा शेप नहीं मिलेगा, क्रैक आ जाएगा, ब्रिटलनेस आ जाएगा, बहुत सारे ड्रॉबैक आ सकते हैं, मैकेनिकल फेल्योर हो सकता है ये, ठीक है। तो इसीलिए आप सैंड कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैंड का मिक्सिंग दैट इज कॉल्ड सैंड मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड सैंड कंडीशनिंग, ठीक। अब सैंड ग्रेन्स, मॉइस्चर्स कंटेंट, ठीक है, फॉरेन मेटल्स को एलिमिनेट करना, मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करना,
ठीक है। सैंड प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखना, साइज कितनी होनी चाहिए, ये सब हम सैंड मूलर एक मशीन होती है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसका डायग्राम दिखाऊंगा तो होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो अब सैंड आप मोल्डिंग मटेरियल कैसे बनाओगे? मोल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए आप सैंड यूज करोगे, ठीक है। सैंड के बाद दो आप बेंटोनाइट और मतलब मीन्स क्ले और एडिटिव्स, वाटर तो आप क्ले के बाद वाटर डालोगे और एडिटिव्स होगा, तो अब एडिटिव पहले डालो कि क्ले पहले डालो? तो कभी कभी क्या होता है कि क्ले पहले डालते हैं फिर एडिटिव डालते हैं, और एक सेकेंड मेथड ऐसा होता है कि हम पहले एडिटिव्स डालते हैं फिर क्ले डालते हैं, ठीक। तो ज़्यादा बेहतर है कि देखिए ये वाले में इन द फर्स्ट मेथड फर्स्ट वाटर इज एडेड टू द सैंड फॉलो बाय क्ले। पहले आप वाटर को ऐड करोगे सैंड में, उसके बाद क्ले को करोगे, उसके बाद आप फिर और बाइंडर्स वगैरह डालोगे, ठीक है। तो एक ये होता है, और इस मेथड में क्ले जो है मोर क्विकली और यूनिफॉर्मली फैल जाता है पूरे सैंड ग्रेन्स में, ठीक है। अगर आप सैंड ग्रेन्स में पहले वाटर ऐड किए, उसके बाद सैंड में फिर क्ले डाले, ठीक है, उसके बाद फिर एडिटिव्स डाले, है ना, तो क्या होता है इस मेथड में क्ले जो है प्रॉपर तरीके से सभी में फैल जाता है सैंड ग्रेन्स में, ठीक है, ठीक। और एक होता है नॉर्मल वे, ठीक है, तो जिसमें हम वाटर को पहले क्ले को डाल लेंगे फिर वाटर डालेंगे उसके बाद एडिटिव्स डालते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा सेक्शन है, तो आप ज़्यादा बेहतर है, ठीक, ज़्यादा बेहतर है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सैंड में मोल्डिंग सैंड में पहले क्ले को डालिए, वाटर तो उसके साथ डालोगे क्ले के साथ, उसके बाद आप एडिटिव्स डालिए, एडिटिव्स को बाद में डालिए, तो क्यों जो भी आपकी जो प्रॉपर्टीज है जो कमी आ रही है एडिटिव्स डालने के बाद आपको सही मिल जाएगी, और जो क्ले है प्रॉपर तरीके से पूरा फैल जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है और आप सभी आपस में बाइंडिंग अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सैंड कंडीशनिंग, और उसका एक मशीन भी होता है जिसे हम बोलते हैं मूलर मशीन, वो हम देख लेते हैं। ये होता है आपका मूलर मशीन, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, 2 मिनट वेट कीजिए, ये है आपका मोल्डिंग सैंड, ठीक है, ये घूम रहा है, ये आपका वाटर डालने के लिए भी काम आता है, वाटर डालने के लिए भी, और ये मिक्सिंग करने के लिए, और ये भी रोलिंग होते रहेगा, ये घूमते रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से ये भी गोल 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 पूरा ये घूमता है ना, पूरा राउंड होता है ये, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरा नीचे ऊपर होके सब जो सैंड है, क्ले है, वाटर है और एडिटिव्स डाल रहे हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक डोर रहता है, तो आप जैसे उस डोर को खोलोगे तो यहाँ पे उस डोर के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है पूरे को, तो प्रॉपर सही तरीके से मिक्सिंग हो जाता है। इसे मूलर मशीन बोलते हैं, सैंड मिक्सिंग मूलर बोलते हैं। तो यही है आपका सैंड मिक्सिंग करने का मशीन, ठीक। अब गेटिंग सिस्टम, तो गेटिंग सिस्टम का क्या पर्पस है? गेटिंग सिस्टम को मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब आप मॉल्टेन मेटल को पोर करते हो, उड़ेलते हो, ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड ना हो, ठीक है, लेमिनार फ्लो हो, टर्बुलेंस फ्लो ना हो, ठीक है, टेम्परेचर सही तरीके से सभी एरिया में जब पूरा मॉल्टेन मेटल फैल जाए तब वो सॉलिडिफाई हो, तो ये सब कंडीशंस के लिए हम गेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से 2 मिनट वेट कीजिए, यहाँ से वेट, हाँ ये आपका, तो यहाँ से आपका मॉल्टेन मेटल पोर होगा, ठीक है, मॉल्टेन मेटल को आप डालोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मॉल्टेन मेटल को डालोगे, मॉल्टेन मेटल इसमें जाएगा पोरिंग मशीन में, ठीक है, पोरिंग मशीन में गया, फिर स्क्रू में गया, फिर स्क्रू बेस वॉल में गया। अब इसमें सबका ऐसा सेक्शन क्यों दिया गया वही मैं बता रहा हूँ ना। तो पहले आप कौन कौन से पार्ट्स उस पर समझ लीजिए। पोरिंग बेसिन हो गया, ये पोरिंग बेसिन है, स्क्रू बेस वॉल है, ये गेट है जहाँ से आपका मॉल्टेन मेटल इंटर करेगा, ये रनर है, ठीक है, और रनर एक्सटेंशन है, और यहाँ से फिर ये कास्टिंग वाला जो कैविटी है, ठीक है, कास्टिंग वाली कैविटी है, ठीक, यहाँ से होगा राइज़र भी है, तो अगर कुछ ऊपर चले जा रहा है राइज़र हो गया है। तो ये एक गेटिंग सिस्टम्स है। तो गेटिंग सिस्टम्स का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? गेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन इस प्रकार होना चाहिए कि मोल्ड कैविटी में, जो आपका मोल्ड कैविटी बना है पैटर्न की सहायता से, जब हम मॉल्टेन मेटल को हम पोर करते हैं तो वो ऑप्टिमम वेलोसिटी के साथ जाए आपके गिवन टाइम में, ठीक, और बिना कोई टर्बुलेंस इफेक्ट हुए, बिना किसी क्षय के वो जाना चाहिए आपका। तो गेटिंग सिस्टम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वो हो गया।
अब गेटिंग सिस्टम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही फिल्टर लगाओ, स्टार्टिंग में ही फिल्टर लगाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में ही फिल्टर लगा रहेगा तो जो स्लैग मटेरियल है स्टार्टिंग में ही, जैसे मान के चलो फिल्टर लगा दिए, ठीक है। वेट 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 वेट, तो स्टार्टिंग में ही मीन्स पोरिंग बेसिन में आपका मॉल्टेन मेटल आ गया है। एक बेसिन होता है, टब टाइप का होता है, टब टाइप का है ना, जहाँ पे मॉल्टेन मेटल इकट्ठा होता है, ठीक है। उसके बाद मॉल्टेन मेटल इसमें फिल होते जाएगा, फिर ये आगे प्रोसेस करेगा स्प्रू में। लेकिन स्प्रू में एंटर करने से पहले यहाँ पे एक छलनी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्ट्रेनर, ठीक है। अब ये कहाँ पे होती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक। वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ इसको, ठीक। वेट, ये कहाँ पे होता है, यहाँ कहीं पे ऐसे स्ट्रेनर लगा होगा, ठीक है। स्ट्रेनर में छलनी, ठीक है, छलनी छलनी छलनी। तो ये क्या होगा कि मॉल्टेन मेटल जैसे यहाँ से जाएगा तो स्लैग पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। और जो स्मूथ टाइप का जो मॉल्टेन मेटल है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और कोई एयर ट्रैप नहीं होनी चाहिए अंदर। अगर एयर ट्रैप हो गया तो क्या होगा, इसके अंदर एयर ट्रैप नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर एयर ट्रैप हो गया जिसे हम बोलते हैं देयर इज नो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, कोई एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया तो बबल्स क्रिएट होंगे, और बबल्स क्रिएट होंगे तो जब आपको मोल्ड कैविटी में जाएगा तो बबल्स भी मोल्ड कैविटी में जाएगा, और फाइनल जब आपका पार्ट जो बनेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा, उस पर भी आपका बबल्स दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए देयर इज नो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, ठीक है। और कास्टिंग यील्ड आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। तो ये सब था। अब हम स्टेप बाय स्टेप्स आते हैं कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब है आपका, वेट कीजिए, हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहला है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन ऐसा होना चाहिए कि मॉल्टेन मेटल की वेलोसिटी को वो ऑप्टिमाइज करके रखे या रिड्यूस करके रखे, ठीक है। और जो स्लैग पार्टिकल्स है यहीं ऊपर में ही फ्लोट करना चाहिए, अंदर ही फ्लोट करेगा तो उसको निकालने में भी परेशानी होगी। तो डिजाइन उसका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं स्प्रू में, ठीक है। तो स्प्रू का शेप आप देखिएगा, ये पैराबोला शेप का है, ठीक है। पैराबोला शेप का या टेपर शेप का भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आपको एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, थोड़ा चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे नोट्स में पूरे अवेलेबल हैं। अगर आपको पैराबोला शेप यूज़ कर रहे हो तो पैराबोला शेप यूज़ करने का मकसद आपका इसलिए है कि आपको एयर एस्पायरेशन इफेक्ट जो है उसको अवॉइड करना है, एयर ट्रैप ना हो करके, ठीक है। एयर ट्रैप नहीं होगा तो आपका बबल्स क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और टेपर कंडीशन भी हम देते हैं, कभी कभी टेपर शेप भी रहता है, तो क्या होता है बनाने में डिफिकल्टीज आती है पैराबोला शेप में, तो हम टेपर शेप भी दे सकते हैं। तो टेपर शेप भी वही काम करता है कि टू अवॉइड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो आपका स्क्रू का भी समझ आ गया। अब आता है, हम रनर में आते हैं, ठीक है। रनर में होता क्या है कि टर्बुलेंस इफेक्ट को कम करने के लिए, टर्बुलेंस इफेक्ट को कम करने के लिए हम रनर को ट्रेपोजॉइडल शेप का देते हैं। ट्रेपोजॉइडल शेप मतलब जो आपकी चौड़ाई है वो गहराई की 2 गुनी होनी चाहिए। ट्रेपोजॉइडल शेप का पर्पस क्या है, W = 2D, जो आपकी जो चौड़ाई है गहराई की, डेप्थ की दुगनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा अगर हमें चाहिए, ठीक है, टर्बुलेंस लॉस को हमको रिड्यूस करना है, टर्बुलेंस लॉस को रिड्यूस करना है तो हमें इसे ट्रेपोजॉइडल शेप का देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मॉल्टेन मेटल आया, और मॉल्टेन मेटल एंड तक जाने से पहले ही, इस कास्टिंग कैविटी में जाने से पहले ही, मॉल्टेन कैविटी में जाने से पहले ही वो सॉलिडिफाई हो गया, मीन्स उस पर जो हीट ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर होगा तभी तो सॉलिडिफाई होगा। तो हीट ट्रांसफर लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम इसे सर्कुलर शेप भी दे सकते हैं, रनर को हम सर्कुलर शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो टर्बुलेंस इफेक्ट को कम करने के लिए हम ट्रेपोजॉइडल, T फॉर टर्बुलेंस, T फॉर ट्रेपोजॉइडल, ठीक है। और अगर आपका हीट ट्रांसफर लॉस को कम करना है, हीट ट्रांसफर लॉस, गोल 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 घूम के जा रहा है आपका गैस, वहां से गैस लीकेज हो रही गोल गोल घूमने के बाद, तो गोल गोल घूमने को हमको गैस को ट्रांसफर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर शेप का हम प्रोवाइड करते हैं रनर को। तो एक ट्रेपोजॉइडल टर्बुलेंस इफेक्ट को कम करता है, और हीट ट्रांसफर लॉस को कम करने के लिए हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रनर, ट्रेपोजॉइडल शेप का होता है टर्बुलेंस लॉस को कम करने के लिए, और हीट ट्रांसफर लॉस को कम करने के लिए आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का देते हैं। अब गेट, ठीक है। गेट मतलब एक सही में गेट ही है वो, जहाँ से मॉल्टेन मेटल इंटर करेगा उस मोल्ड कैविटी में, ठीक
ठीक है। तो उसके भी पर्पस होते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग लाइन गेट और स्टेप गेट, ठीक है। तो टॉप गेट में क्या होता है, डायरेक्टली इंटर करता है, ठीक है। डायरेक्टली इंटर कर रहा है मतलब इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी मीन्स टॉप गेट मीन्स एकदम। अब टॉप गेट का मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। ये कुप्पी टाइप का होता है, ये दो मिनट वेट, उसके बाद ये हो गया है ना, वेट 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 वेट, ठीक, वेट, ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये डायग्राम देखिएगा ना, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा तिरछा बना है, हमारा मेन मकसद, ठीक है। अब आप मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हो, मोल्टेन मेटल इस पे जा रहा है, मोल्टेन मेटल जा रहा है, मोल्टेन मेटल जा रहा है, मोल्टेन मेटल जा रहा है। तो टॉप गेट मीन्स डायरेक्टली इंटर होता है, डायरेक्टली इंटर होगा तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी मीन्स टर्बुलेंस ज़्यादा होगा और फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका, अब वेलोसिटी ज़्यादा है मीन्स बहुत जल्दी चला जाएगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट मीन्स टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, dt/dx, है ना। तो ये ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो है टर्बुलेंस इफेक्ट क्रिएट करता है, टर्बुलेंस इफेक्ट क्रिएट करता है मीन्स ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होगा, और सॉफ्ट मटेरियल नॉन फेरस मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो नॉन फेरस मटेरियल में एक होता है आपका, ठीक, Mg, ठीक, और दूसरा होता है आपका एल्यूमिनियम, और बहुत सारे एक्सेट्रा है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये मैग्नीशियम के लिए सूटेबल नहीं है, एल्यूमिनियम के लिए, तो नॉन फेरस मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। ये सिर्फ सूटेबल है फेरस मटेरियल के लिए। फेरस मटेरियल मतलब कास्ट आयरन, ठीक, और स्टील वगैरह के लिए ये सूटेबल है, कास्ट आयरन वगैरह के लिए, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, वेट कीजिए। तो इसकी डेरिवेशन भी होता है, तो हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आता। अब सेकेंड है बॉटम गेट। तो बॉटम गेट में सब चीज़ वैसी होता है, ठीक, यहाँ लास्ट तक ऐसा आया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 2 मिनट, ये बन गया, ये बन गया, ठीक। अब बॉटम उसमें क्या है, डायरेक्टली आ रहा था यहाँ पर, यहीं पे ही कास्टिंग मोल्ड कैविटी था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको एक सेक्शन दे दे रहे हैं कि वो डायरेक्टली फिर वो हाई वेलोसिटी से इस मोल्ड कैविटी पे कांटेक्ट ना करे। तो कांटेक्ट नहीं करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो फिर मोल्ड है, मोल्ड यहाँ इधर आया, उसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी तो हाई थी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद ये भी लो हो गई, क्योंकि इसका डिज़ाइन ही ऐसी है तो होगी। तो ये इस पे ये सूटेबल होगा नॉन फेरस मटेरियल के लिए, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के लिए सूटेबल होगा। इस पे टर्बुलेंस लॉस कम होंगे, ठीक है, टर्बुलेंस कम होंगे, तो इसलिए ये बेटर है एज कम्पेयर टू द टॉप गेट, ठीक। अब पार्टिंग गेट भी है, पार्टिंग लाइन गेट भी है, स्टेप गेट भी है, तो वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो आपके तो सिलेबस में भी नहीं है टाइप्स ऑफ गेट, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेटिंग वाला पोर्शन कंप्लीट। तो आपका पोरिंग बेसिन हो गया, स्क्रू हो गया, स्क्रू बेस तो एक खैर सपोर्ट के लिए है ना, रनर हो गया। फिर टाइप्स ऑफ हम गेट पढ़ लिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ गेट। उसके बाद ये मोल्ड कैविटी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया राइज़र। राइज़र में भी डिज़ाइन कंडीशन है। राइज़र का डिज़ाइन कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ क्या है कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द राइज़र की जो मिनिमम वॉल्यूम है वो 3 गुना होना चाहिए कि इसका परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज का और वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का। तो इसको आप सिर्फ सुनते रहिए, नहीं भी समझोगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कास्टिंग का, जो कास्टिंग बनने वाला है उसका एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा होता है या इक्वल होता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम राइज़र की। तो वॉल्यूम एरिया अपॉन वॉल्यूम जो राइज़र का है या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा कास्टिंग के, ठीक है, तब आपका डिज़ाइन सही होगा। और राइज़र का पर्पस क्या है कि राइज़र हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा तो सभी कोने में नहीं जाएगा, मीन्स सभी कोने में नहीं जाएगा तो पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, और पहले ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये आपका सही नहीं रहेगा,
ठीक है। तो ये गेटिंग सिस्टम हो गया, गेटिंग सिस्टम को पूरा बता दिया, पूरी टर्मिनोलॉजी को बता दिया हूँ मैं गेटिंग सिस्टम्स के, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मेरे नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्लाइड में वही है, पोरिंग बेसिन बता दिया क्या होता है, स्क्रू पूरा मैं डायग्राम से बता दिया ना, स्क्रू में क्या होता है बता दिया, गेट में क्या है, ठीक है। अब एक होता है चोक, चोक नहीं बताया हूँ आपको। चोक क्या है, गेट की तरह ही है ना, जो गेट की तरह काम करता है, लेकिन फ्री गेटिंग सिस्टम में जो है स्क्रू काम करता है चोक की तरह, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक। राइजर भी बता दिया हूँ। चैपलेट्स, अब चैपलेट्स हम देखते हैं, ठीक है। अब चैपलेट्स क्या होता है कि अब हम देखते हैं चैपलेट्स क्या होता है। ये आपका मोल्ड कैविटी है, ठीक है। मोल्ड कैविटी है और आपको अब आप क्या करोगे कि इस पे मोल्टेन मेटल को पोर करोगे। मोल्टेन मेटल को पोर करोगे तो क्या होगा कि ये पूरा, ये कैविटी है ना, तो ये पूरा कैविटी में पूरा फिल हो जाएगा और आपका सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा, तो पूरा सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको हॉलो प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे कोई हॉलो प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, एक हॉलो प्रोडक्ट उसमें बीच में डाल दोगे, उसके बाद फिर आप उस पर मोल्टेन मेटल को पोर करोगे। 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। तो मोल्टेन मेटल को पोर करोगे, तो मोल्टेन मेटल को जब आप पोर करोगे, ठीक है, तो मोल्टेन मेटल को पोर करोगे तो ये पूरा सॉलिड फॉर्म में रहेगा बाहर, और अंदर वाला जो है हॉलो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब मोल्टेन मेटल इस पे पोर होता है, ठीक है, तो मोल्टेन मेटल जब पोर होता है तो ये जो कोर है वो मूविंग करने की स्थिति में आता है बिकॉज ऑफ द बोवेंसी फोर्स, ठीक है। तो कोर जो है मूविंग करने की स्थिति में आता है ना, ये मूविंग करने की स्थिति में आएगा, ठीक, मूविंग करने की स्थिति में आएगा, ऊपर नीचे होते जाएगा, ठीक। तो उसे हमें रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक चैपलेट्स डालते हैं, ठीक है। अब ये चैपलेट्स क्या होता है मैं बता रहा हूं। तो चैपलेट्स क्या होता है, जब बॉयंसी फोर्स इस कोर को हिलाने का काम करता है, तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट वेट कीजिए, हम चैपलेट्स फिट कर देते हैं। अब चैपलेट्स क्या होता है देखते हैं हम, वेट, क्या करते हैं, जो येलो कलर का दिख रहा है ये इस कोर को मूविंग करने का काम कर रहा है। जब हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो येलो कलर का जो दिख रहा है वो चैपलेट्स है, वो चैपलेट जो है सेम मेटल का होता है जो हम मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिट कर देंगे उसको, जो दिख रहा होगा यहाँ पे फिट कर दिए हैं, ठीक है, कोर को फिट कर दिए चारों साइड, 1 2 3 4 टाइप का कोर लगा दिए, ठीक है, और एक कैविटी है, ठीक। तो ये क्या करेगा, बॉयंसी फोर्स के कारण जो मोल्ड है, मोल्ड को शिफ्ट होने से, या बोल सकते हो कि कोर को शिफ्ट होने से बचाएगा, और आपका एग्जैक्ट डायमेंशंस का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो टू सपोर्ट द कोर, तो कोर को सपोर्ट करने के लिए, मोल्ड कैविटी में कोर को सपोर्ट करने के लिए हम चैपलेट्स का उपयोग करते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। ये डायग्राम है, तो डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वेट, पार्ट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम्स के डायग्राम भी, ये कोर है, ये चैपलेट है, चैपलेट इसको फिक्स कर रहा है, ठीक है। राइजर है, डाउन स्क्रू है, पार्टिंग लाइन है, पार्टिंग लाइन गेट का एक टाइप्स है, ठीक है, गेट का टाइप्स है, और ये मोल्ड है, ये कैविटी है। तो ये डायग्राम आपको पूरा चीज़ समझ आएगा, क्या है, चैपलेट्स है, क्या कोर है, क्या राइजर है, डाउन स्क्रू क्या है, पार्टिंग लाइन क्या है, मोल्ड क्या है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जान चुके हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ठीक। अब पार्ट्स ऑफ द गेटिंग सिस्टम में ही एक है 8वां है चिल्स। अब चिल्स क्या है, अब हम वो देखते हैं। चिल्स क्या करता है कि कैविटी में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होता है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होता है, तो डिफरेंट एरिया होगा, डिफरेंट हीट ट्रांसफर होगा, डिफरेंट एरिया डिफरेंट हीट ट्रांसफर, मोर एरिया मोर हीट ट्रांसफर, लेस एरिया लेस हीट ट्रांसफर। तो वो एरिया के हिसाब से हीट ट्रांसफर वेरी होता है। तो अगर डिफरेंट एरिया होगा तो डिफरेंट हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर डिफरेंट होगा तो कोई पहले सॉलिडिफाई होगा, कोई बाद में सॉलिडिफाई होगा, तो आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। कहीं पे कोई जगह सॉफ्ट रहेगा, कोई जगह ठोस रहेगा, कोई जगह ब्रिटलनेस रहेगा, कोई जगह डक्टाइल रहेगा, तो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर नहीं मिलेगी।
तो हम क्या कर सकते हैं कि सेम मेटल जो हम मॉल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं उसी मेटल का हम क्रॉस सेक्शन, ऐसा क्रॉस सेक्शन को हम इंस्टॉल कर देंगे, अंदर डाल देंगे कि वो अंदर की क्रॉस सेक्शन सेम हो जाए, अंदर की क्रॉस सेक्शन सेम हो जाए। तो अंदर का क्रॉस सेक्शन जब वो सेम होने की कंडीशन में आ जाएगा तो सेम एरिया सेम हीट ट्रांसफर होगा। तो सेम एरिया बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ चिल्स, अनपैडिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फिर यूनिफॉर्म एरिया आ जाएगा, तो यूनिफॉर्म एरिया आ जाएगा तो यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन होगा। तो इसका मेन पर्पस आपका यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। और डायग्राम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन के लिए हम कोर एरिया में या बोल सकते हैं मॉल्ड कैविटी में चीज़ को हम सेम जो मॉल्टन मेटल का है उसी शेप में, जो शेप हमें सेम चाहिए, सेम बनाने के लिए जैसा शेप चाहिए वैसा शेप हम इंस्टॉल कर देंगे, डाल देंगे, ऐड कर देंगे और हमें सेम एरिया मिल जाएगा। तो यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन के लिए हम चील्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चील्स और पैडिंग भी बोलते हैं इसे हम, ठीक। तो चील्स पैडिंग ये था। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। सैंड के टाइप्स तो सैंड के टेस्टिंग पढ़े हैं, सैंड कंडीशनिंग पढ़े हैं और गेटिंग सिस्टम्स पढ़े हैं। गेटिंग सिस्टम्स के बहुत सारे पार्ट्स पढ़े हैं, क्या क्या गेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए वो पढ़े हैं। तो आपको पूरा डायग्राम से समझ आ गया होगा। मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छे से देखिए मेरे वीडियो को, अच्छे से मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। और जहाँ पे डाउट हो रहा है बार बार रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके देखिए, और फिर भी डाउट होता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, है ना। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तभी आपको नया वीडियो क्या अपलोड हो रहा है वो पता चल पाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके।